दोस्तों नमस्कार। सत्ता बरकरार रहनी चाहिए और इस देश में बीते 10 से 11 वर्षों का मैसेज गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर बहुत साफ है। वाकई सत्ता हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए और सत्ता को बरकरार रखने के मद्देनजर इस देश की राजनीति कैसे कितनी बदल गई, यह भी हर किसी ने देखा समझा परखा है। शायद इसीलिए तो पहली बार संविधान भी राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस देश के लोकतंत्र को लेकर चुनाव आयोग भी राजनीतिक मुद्दा बन गया और तो और अदालतों के फैसले भी धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दों में अगर तब्दील होते चले जा रहे हैं तो फिर एक ही मैसेज है, अभी तो यह शुरुआत है। क्योंकि इस दौर में न्याय की आखिरी गुहार कोई भी व्यक्ति कहां लगाएगा? अदालत में ही लगाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही मायने रखेगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से यह आवाज आने लग जाए कि एक बार फिर हमें देखना होगा कि जजों की नियुक्ति जो हो रही है कोलेजियम के जरिए, और जो सवाल 10 बरस पहले देश की मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार ने यह कहकर उठाया था कि जजों की नियुक्ति में उसका भी कोई वास्ता तो होना ही चाहिए, इसीलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उसे लाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। 2015 में जो फैसला आया वो 4-1 का फैसला था, यानी एक सहमति थी कि अदालती मामलों में इस देश की सरकार को कोई हिस्सेदारी नहीं देनी चाहिए और ना ही होनी चाहिए। और उसके बाद से जजों की नियुक्ति को लेकर जो सवाल बीजेपी उठा रही थी, सत्ताधारी पार्टी के तौर पर उठा रही थी, सरकार उठा रही थी कि कैसे किस तरीके से इस देश की न्यायिक व्यवस्था चरमरा सी गई है, लेकिन उन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट एकमत था, एकजुट था यह कहने के लिए कि नहीं नहीं, जजों की नियुक्ति में आपकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो कोलेजियम कंटिन्यू कर गया। लेकिन बीते 10 बरस को एक बार फिर जरा परखने की कोशिश कीजिए। इस दौर में न्यायपालिका को लेकर जितने सवाल राजनीतिक मंचों से उठे, अदालती फैसलों को लेकर विपक्ष ने अदालतों को भी छोड़ा नहीं, और इस देश में जजों को लेकर और जजों की नियुक्ति और नियुक्ति के बाद रिटायरमेंट के बाद पार्लियामेंट का रास्ता तक दिखाने की परिस्थितियां जिस तरीके से इस देश में बनती चली गई, उसमें पहला सवाल तो यही था कि राजनीति अदालतों को प्रभावित कर रही है। राजनीति जजेस की नियुक्ति को लेकर खुद को सक्रिय कर चुकी है। और इसके बाद एक दूसरा सवाल आया, अगर सरकार इस रास्ते चल रही है, अगर इस देश में चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद सरकार द्वारा पार्लियामेंट में नियुक्त हो जाए और इस दौर में जो फैसले निकल कर आ रहे हैं वो सरकार के राजनीतिक दल की विचारधारा की लकीर पर चलने वाले हों, तो फिर बचेगा क्या? लेकिन बात यहीं रुकी नहीं, बात यहीं थमी नहीं। सवाल तो दो एक झटके में फिर से आ गए। मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जब यह सवाल खड़ा किया, हमें एक बार फिर लगता है पुरानी फाइल खोलनी पड़ेगी। जो सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जिक्र किया था और जो कोलेजियम को लेकर टकराव था, उसको दोबारा परखना होगा। यानी जजों की नियुक्ति में सरकार की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस फाइल को दोबारा खोलना होगा। इस देश में कम से कम न्याय व्यवस्था एक ही कानून और एक ही फैसले के आसरे चले, इसका जिक्र भी मौजूदा चीफ जस्टिस ने कर दिया। लेकिन इसके आगे का सवाल इस देश के भीतर रहने वाले लोगों को अब परेशान करने लगा है। क्योंकि अगर जजेस को यह महसूस होने लगा कि राजनीतिक सत्ता के अनुकूल वो फैसला नहीं देते हैं या फिर फैसला देते हैं तो ही उनकी नजरों में आ पाएंगे, तो एक झटके में कानून का राज तो गायब हो जाएगा। और जिस संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उसकी व्याख्या भी राजनीतिक सत्ता की परिभाषा के अनुकूल होगी। और शायद इसीलिए एक लंबी प्रक्रिया है।
जिसमें बार बार इस देश के भीतर उठने वाले सवाल नजर आते हैं कि आखिर में सरकार जो बात सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन मुद्दों को लेकर करती रही, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई आवाज कभी नहीं उठाई। वो कौन कौन से मुद्दे थे, हम उस पर आए उससे पहले हमें लगता है कि आज यह चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में अपराधी करार दिए जाने के बाद जमानत देना और जमानत भी उस अपराधी को दे देना जिस अपराधी के ऊपर हत्या और बलात्कार के आरोप हो और वो साबित हो चुके हों। और अगला सवाल यह हो कि दरअसल न्याय व्यवस्था की नई परिभाषा उस दायरे में लाकर खड़ा कर देना कि दरअसल जो इससे पीड़ित है, उस पीड़ित के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में वह अपराधी नहीं आएगा तो इससे ज्यादा सुरक्षा क्या दी जा सकती है। यानी एक झटके में पूरी कानून व्यवस्था की धज्जियां इस फैसले के तहत आकर उड़ गई। यह फैसला उन्नाव कांड का है जिसमें एक बलात्कार भी हुआ था, एक हत्या भी हुई थी, आरोप साबित भी हुए, 2019 में जेल भी हो गई। लेकिन 6 बरस के बाद जमानत और जमानत देने के लिए चंद ऐसी लकीरों को खींच दिया गया जो शायद इस देश के भीतर कभी भी ऐसे फैसलों के आश्रय खींचा नहीं जाता है। इतना ही नहीं, इस देश में किस रास्ते पर न्यायिक व्यवस्था चल पड़ी उसमें भी हाल के दिनों में जो नजारा नजर आया है वो शायद किसी को भी चौंकाएगा। इसीलिए हमें लगता है आज पहले उन आवाजों को सुनिए जो आवाज इस फैसले से सीधे प्रभावित हो रही है और उन्हें डर है कल तक जो हुआ वो दोबारा होगा। अदालत कह रही है दोबारा आपके साथ नहीं होगा, किसी दूसरे के साथ हो जाए तो हो जाए, कुछ इसी अंदाज का यह फैसला है। तो क्या किसी दूसरे के साथ हो जाए वह मंजूर है? यानी अपराध की मानसिकता को लिए हुए कोई शख्स आजाद किया जा सकता है जब उसे सजा दी जा चुकी हो और अब जमानत का जिक्र हो। इस आवाज को पहले सुन तो लीजिए। सर उनकी कैंसिल की जाए, बेल खारिज की जाए, हमको उसी में न्याय मिलेगी, नहीं तो हमको न्याय नहीं मिलेगी। सर हमने जज साहब ने टाइम नहीं दिया, केवल 2 बात कह के बस अपना कमरे में घुस गए, न बैठे न कुछ, न पूरा 14-15 पेज का वो रहा, कुछ नहीं, उनने खाली उनको फैसला सुना के हट गए। तो अभी जमानत 53 पेज का पन्ना रहा पेज, कुछ नहीं, खाली उनने अपनी होते हुए उनको बेल देते हुए और बस तुरंत कमरे में घुस गए। मेरे पति को मार दिया गया, मेरे दामाद को भी खतरा है, मेरे देवर जेल में है। सर हम लोग सेव नहीं है जब तक का ये अंदर नहीं जाएगा, जब हम लोग सेव नहीं रहे। ये आवाज फैसले को लेकर आवाज उठाती भर नहीं है, ये भारत की न्यायिक व्यवस्था को लेकर और भारत में कानून के राज को लेकर एक सवालिया निशान बनाती है। और एक ऐसा सवालिया निशान बनाती है जिसके कटघरे में क्या भारत का संविधान और उसके मातहत जिस कानून के राज का जिक्र है और जिस वजह से न्यायपालिका की मौजूदगी है, क्या वो खारिज हो रही है? या फिर इस दौर में न्यायपालिका को यह कहकर क्लीन चिट भी दी जा सकती है कि इस देश की जांच एजेंसियां, पुलिस, वह जो दस्तावेज तैयार करती है किसी अपराधी को लेकर, उसके बाद उसी अपराधी को लेकर वह जिन दस्तावेजों को फिर से परोसती है वो अदालतों के सामने एक मुश्किल हालातों को पैदा कर देती है। यह बात इतनी आसान है नहीं। यह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस दौर में चुनी हुई सरकारों की राजनीतिक भूमिका इस देश की न्यायपालिका को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है, यह सवाल शायद अब गायब हो चुका है। नया सवाल यह है, क्या इस देश के भीतर जजों की साख को लेकर भी सवाल पैदा हुए हैं? या फिर जब कॉलेजियम 2015 में फिर से लागू करने का जिक्र यह कहते हुए हुआ कि दरअसल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सरकार चाहती हम उसे लागू नहीं करेंगे, उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया इस देश में चल पड़ी जिसमें राजनीतिक सत्ता ने सोचा ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो जाए
जिसमें इस देश की न्यायपालिका की साख ही खत्म हो जाए और आखिर में यह कहा जाए कि सरकार खुद तय करे जजेस कैसे काम करें, जजेस कौन बने, उनकी नियुक्ति क्या हो, फैसले कितने दिनों में हो, उन फैसलों का क्या असर हो। यानी राजनीतिक तौर पर जनता जिसे ताकत देती है उसी की ताकत इस देश की न्यायपालिका को भी चलाए। इस दौर में कई सवाल उठे जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, तो उसका जिक्र किया जाएगा। उससे पहले हमें लगता है दो घटनाओं का जिक्र थोड़ा सा और जरा समझ लीजिए। इस दौर में अखलाक कांड को लेकर हालांकि अदालत ने कहा यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि जिस शख्स के ऊपर आरोप यह लगे हो कि उसने अखलाक की हत्या कर दी, अब उस मामले में जब यह बात सामने आ गई कि दरअसल जिस वजह से हत्या हुई वो वजह थी ही नहीं, तो अब इस मामले को निरस्त कर दिया जाए, अंततः सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। अदालत ने इसे नहीं माना, लेकिन यह बात तो वाकई बहुत बड़ी हो गई कि चुनी हुई सरकार कह रही है हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद अब इसका ना और ना छोड़ तो इसको पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया जाए। यह चुनी हुई सत्ता कह रही है। इसके बाद एक और परिस्थिति देखिए, अरावली की पहाड़ियों को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकला उसमें बहुत साफ तौर पर दो लाइन खींची गई और कहा गया कि अगर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा देंगे तो फिर जो खनन माफिया है वो उभर जाएगा और खनन माफिया और उसकी पूरी जो लॉबी है और पैसे का और करप्शन का जो खेल है वो व्यापक हो जाएगा। तो हम पूरे तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। और उसके बाद आगे आते आते बात आज यहां तक आ गई कि दरअसल पर्यावरण बिगड़ चुका है, हवा जहर सरीखी हो चली है, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो क्यों नहीं प्यूरिफायर में जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी 18% खत्म कर दिया जाए। और इसकी गुहार हाईकोर्ट कर रहा है। इस देश के भीतर 2020 यानी कोविड के बाद की परिस्थिति में आइएगा तो तकरीबन 700-800 करोड़ का मार्केट हुआ करता था प्यूरिफायर का। आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते लगभग 3,500 करोड़ पार कर गया है। ठीक इसी तरीके से पानी जो दूषित हुआ, बोतल बंद पानी का मुनाफा 6 से 7 लाख करोड़ का इस देश में हो चुका है। यह पूरा बाजार है। यानी सरकार की भूमिका क्या हो, अदालत का नजरिया क्या हो, इस देश में आम व्यक्ति के अधिकार क्या हो और संविधान उस नजरिए से व्याख्या किया जाए या ना किया जाए, या फिर सब कुछ एक धंधे, बिजनेस और राजनीतिक तौर तरीकों के आईने तले चलता चला जाए। शायद इसीलिए आपको लौटना होगा इस दौर में जो कहा गया एक अपराध को लेकर और एक अपराधी को लेकर कि उसको जमानत दे दी जाए। अब यहां से सोचना शुरू कीजिए, क्या जजों की साख इस दौर में खत्म हो गई या खत्म कर दी गई और ऐसी व्यवस्था आ रही है और जजेस अपने तौर पर ऐसे फैसले देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि राजनीति अपने तौर पर उफान पर है। हम इस हिस्से को आपके सामने लेकर आए कि उसकी वजह किस रूप में कैसे सामने आई। उससे पहले हमें लगता है दो बातें सुन लीजिए। एक तरफ एक पॉलिटिशियन है, उत्तर प्रदेश के ही हैं राजभर, जो कह रहे हैं और क्या सुरक्षा चाहिए, 5 किलोमीटर के रेंज में अपराधी आपके दायरे में नहीं आएगा तो फिर वो आपको छू कैसे पाएगा। और दूसरी तरफ निर्भया की मां, वही निर्भया जिसके साथ जो हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्से का उफान था। उसकी मां कह रही है ये कैसा न्याय है, कैसी परिस्थिति है। शायद इसीलिए दोनों को एक साथ सुनिए, तब बात जजेस के दायरे में आएगी, न्यायपालिका के दायरे में आएगी और उस कटहरे के जरिए इस मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता क्या वाकई न्यायपालिका को डाइल्यूट करने पर तुली है, जिससे दोबारा उसको अधिकार मिल जाए जो अधिकार एक बार खारिज हो गया 10 बरस पहले, या फिर ऐसी स्थिति खुद ब खुद आ जाए कि सरकार की भागीदारी जजों की नियुक्ति तक में आ चुकी है और वो अब ऑफिशियली आ जाए। पहले इस बात को तो सुन लीजिए, जो फैसला दिया गया उन्नाव के उस आरोपी नहीं बल्कि कन्विक्टेड व्यक्ति है, साबित हो चुका है, उसको लेकर जो न्याय का नजरिया, पॉलिटिशियन क्या कहता है।
देखिए, कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। तो दिल्ली में धरना देने से पुलिस ने जब उनको कहा कि अब कोर्ट ने जब इस तरह की व्यवस्था दिया है तो आप असुरक्षित कहाँ हैं। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अब ये बात किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वाकई इस देश के नेताओं की मानसिकता ऐसी हो चली है? और दूसरी तरफ जो पीड़ित होते हैं उनके भीतर की सोच की कोई जगह इस देश की न्यायपालिका के भीतर नहीं है। यहीं से सवाल शुरू होता है कि जजेस इस दौर में क्या डाइल्यूट हो गए या उनको डाइल्यूट कर दिया गया और राजनीतिक सत्ता ने अपने अनुकूल सब कुछ इस दौर में कर लिया क्या? तो हमें लगता है एक पूरी प्रक्रिया को जरा समझने की जरूरत है। 2015 के बाद के 5 बड़े फैसले जो न्यायपालिका से निकले और वो फैसले दिए जाने थे, लेकिन वह उलझ कर रह गए। पहला बड़ा फैसला इस देश के भीतर राफेल डील को लेकर था, जिस पर सरकार ने कहा नहीं बताएंगे कीमत बता देंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ जाएगी। दूसरा कांड था जासूसी कांड पेगासस का, जिसमें सरकार ने कहा नहीं बताएंगे कौन से इक्विपमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका हमने उपयोग किया या नहीं किया, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ जाएगी। तीसरी परिस्थिति शेयर बाजार में सेबी से जुड़ी थी, जो खुद मानक संस्था है, लेकिन उसके दायरे में एक झटके में 24 घंटे के भीतर 10 से 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए लोगों को। लेकिन उसी सेबी को फिर से अधिकार यह कहकर दे दिया गया कि हम दूसरों को अधिकार नहीं दे सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता जिस तरीके से पलटी गई, पार्टियां तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने माना राज्यपाल की भूमिका गैर संवैधानिक थी, बावजूद इसके सब कुछ यूं ही चलता रहा। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर फैसला दिया गया, हां यह गैर कानूनी है, लेकिन पैसा जो 16,000 करोड़ का था उसको लीगलाइज कर दिया गया और उस पैसे पर कोई आंच नहीं आई। यानी यहां फैसला 370 या अयोध्या का नहीं है, यहां फैसला तो उन परिस्थितियों का है जो परिस्थितियां समाज के भीतर एक मैसेज दे रही है कि दरअसल जो सत्ता के अनुकूल होगा, इस दौर में संविधान की व्याख्या और संविधान के मातहत सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी भी उसी तर्ज पर रहेगी। और इस वक्त चीफ जस्टिस जब यह कहते हैं जजों की नियुक्ति को लेकर अब पुरानी फाइल खोलने की जरूरत है, इस देश के भीतर न्यायपालिका को बिल्कुल एक सिरे से पिरोने की जरूरत है, यानी एक ही फैसला हर अदालत में नजर आना चाहिए। जब इस डिजाइन में चीजें आ गई, एक देश है तो एक फैसला होगा, तो यह मैसेज जजों को लेकर सवाल उठाता है। और जब जजों को लेकर सवाल उठता है तो उसके दायरे में साख आती है इस देश की न्यायपालिका की। 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं, पेंडिंग है, जिसमें से 4 करोड़ 60 लाख तो लोअर कोर्ट में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। 70-80 हजार मामले सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट के भीतर लगभग 63 से 70 लाख के बीच मामले पेंडिंग पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले हैं उसमें 17,000 मामले सीधे सीधे क्रिमिनल एस्पेक्ट से जुड़े हैं। नहीं, यह तो पहले भी था, अब यहां से दूसरा कदम बढ़ाइए। दूसरा कदम कहीं ज्यादा मुश्किल भरा है या मौजूदा वक्त को लेकर एक सवाल खड़ा करता है कि कैसे बचेगी डेमोक्रेसी और कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आश्रय व्याख्या करने की सोच, और कैसे न्याय की गुहार कौन किधर कैसे किस रूप में लगाएगा, कैसे लगाएगा। इसको इस रूप में देखिए कि 2015 के बाद से 2025 तक इस देश के भीतर लगभग 50 से 60 जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हुई, 800 से 900 जजेस की नियुक्ति हाई कोर्ट में हुई, 646
एडिशनल जज थे उनको परमानेंट किया गया। इन जजेस के आंकड़ों का जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कोई ऐसा जज नहीं जिसमें सरकार की सहमति ना हो। यानी सरकार की सहमति, कॉलेजियम जब फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, तो जो 50 से 60 जजेस की नियुक्ति हुई उसमें उसने लगभग 17 जजों को लेकर इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो रही है तो कम से कम सरकार सहमति दे, हरी झंडी दे। एवरेज सरकार ने वक्त लेना शुरू किया। शुरुआत में ये 1 महीने था, बढ़ते बढ़ते 8 महीने तक होता चला गया। हाईकोर्ट की स्थिति भी कमोवेश यही आ गई, जहां पर लगभग 893 फ्रेश जजेस की नियुक्ति हुई। जो रिपोर्ट राज्य सरकारों की आई, जो रिपोर्ट हाईकोर्ट की आई, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आई, आखिर में फैसला सरकार को देना। और एक पूरी प्रक्रिया के तहत अगर 2 सवाल आपके जहन में आ जाएं कि आप वाकई सरकार इतनी पैनी नजर रखती है कि जिस व्यक्ति को आज सुप्रीम कोर्ट में जज बना रहे हैं 2029 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, तब कोई अड़चन ना आए तो यह शख्स हायरार्की के लिहाज से 2029 में चीफ जस्टिस हो जाए। क्या इतना दूर तक सोचा जाता है? हाईकोर्ट के भीतर भी जजेस की नियुक्ति क्या इसी तर्ज पर होती है? पता नहीं, नौकरशाही में तो यह होता आया, लेकिन बात अब जजेस के दायरे तक में क्या आकर खड़ी हो चुकी है? यह सवाल इस दौर में बिना कॉलेजियम को खत्म किए कैसे लागू हो गया और यह मैसेज जजेस के तौर पर कैसे बढ़ता चला गया? शायद इसीलिए एक बार फिर उस आवाज को सुनिए जो फैसले के बाद, उन्नाव कांड पर दिए गए जमानत के बाद शायद धड़क रही है, लेकिन यह देश सुनने को तैयार नहीं, अदालतें सुनने को तैयार नहीं। भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूं अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। शायद इसीलिए अब सवाल परसेप्शन का नहीं है, सवाल तो मौजूदा वक्त की उस हकीकत का है जो इस वक्त उन्नाव कांड का जो दोषी है वह बीजेपी का विधायक है। उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव होने हैं। आप जातीय समीकरण के लिहाज से देखिए या एक एक सीट की महत्ता से देखिए, दोषी के परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में होगा, यह खुले तौर पर विपक्ष कहने से कतरा नहीं रहा है। इसीलिए यह पूरा दरवाजा खोला गया। यानी राजनीति में एक एक विधायक बड़ा मायने रखता है, एक एक सांसद बहुत मायने रखता है, जातीय समीकरण और मायने रखते हैं। यानी सारा खेल राजनीति का है क्या? तो ऐसे में न्याय की प्रक्रिया गायब हो गई क्या? यह एक फैसला जजेस द्वारा लिया गया फैसला सिर्फ इस दिशा में बहस को नहीं ले जाता है कि तमाम लोग भौचक हैं कि ऐसा फैसला कैसे आ सकता है। यह लकीर दरअसल बड़ी दूर तक जाती है कि आने वाले वक्त में राजनीतिक सत्ता की ताकत जिसके पास रहेगी उसी के हिसाब से इस देश में न्यायिक व्यवस्था होगी। क्योंकि कुछ और पन्ने खोलिए पुराने दौर के, जब किरण रिजिजू कानून मंत्री थे तो उन्होंने रिटायर हुए जजेस को यह कहकर चेताया था, आप कुछ ऐसा वैसा मत कहिए सरकार को लेकर, आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है और हर 5 साल के बाद हम ही तो जनता की अदालत में जाकर परीक्षा देते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी आपसे कहीं ज्यादा है। कानून मंत्री ने इसका जिक्र किया था। और पिछले दिनों या कहीं 1 साल होने को आ रहा है जब बीजेपी के एक सांसद ने खुले तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रहा है वो दरअसल इस तर्ज पे दे रहा है जैसे लगता है वो संसद से भी बड़ा हो गया। और इस देश के भीतर सामाजिक संघर्ष नहीं, बकायदा शब्द इस्तेमाल किया गया था, दंगे जो कराए जाएंगे उसके पीछे चीफ जस्टिस का हाथ होगा। ये संजीव खन्ना के दौर का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं और बीजेपी के सांसद ने जब इस बात का जिक्र किया था
यानी साख इस देश में न्यायपालिका की नहीं बचेगी, और क्या उसके समानांतर इस देश में चुनी हुई राजनीतिक सत्ता की साख इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसके द्वारा लिया गया हर फैसला सही होगा, और वही इस देश में डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ भी होंगे। यानी चुनी हुई राजनीतिक सत्ता ही इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जी नहीं, हर संस्थान के हेड को संचालित करेगी। वही लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी सरकार करेगी, वही तय कर रही है। तो फिर जजेस कहां गए? और इस पीरियड के भीतर इस देश के संपादक भी तो सरकार ही हो गई, क्योंकि खुद सरकार की पॉलिटिकल पार्टी, उसकी आईटी सेल अगर इस देश के भीतर मीडिया को अपने इशारे पर नचाने लग जाए तो संपादक भी वही, किसी इंस्टीट्यूशन के हेड भी वही, इलेक्शन कमिश्नर भी वही, और क्या कहें जज भी वही। क्या यह स्थिति इस देश के भीतर एक शुरुआत भर है जो इस वक्त सिर्फ नजर आई एक फैसले को लेकर, या यह बात बहुत दूर तक जाएगी और मौजूदा वक्त में आपने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर देखा है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।